अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। मैं हूं मंसूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमेजिंग टूर्स। मेरा अमेरिका का वीज़ा रिसेंटली अप्रूव हुआ है और अप्रूव होने के बाद मैं ट्रैवल किया है यूएसए का। मैंने ये वीडियो लेट इसलिए बनाई है कि मैं चाहता था कि अपना फुली एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि मैंने यूएसए का वीज़ा कैसे हासिल किया। उसमें आपको एक एक चीज़ फ्रॉम द बिगिनिंग टू नाउ एक एक चीज़ आपको क्लियर करूंगा, ताकि किसी किस्म के भी जो भी खदशात आपके जहन में है अमेरिका वीज़ा लेने के बारे में, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं। मुझे डिफरेंट राय से जो अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो कहते थे लोग, इस तरह होगा, ये होगा, फलां होगा, लेकिन ऐसा कोई भी मेरे साथ इशू नहीं हुआ। D-160 सबसे पहले फॉर्म फिल करना है। D-160 फॉर्म जो है वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, उसका मैं लिंक भी नीचे दे देता हूँ। वीज़ा अप्लाई करने से सबसे पहले D-160 फॉर्म फिल करना पड़ता है। जब आप D-160 फॉर्म फिल करते हैं तो D-160 फॉर्म फिल करने के पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने के बाद उसका एक नंबर जनरेट हो जाता है। उस नंबर को आपने एक अलग से फिर एक दूसरी साइट है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करते हैं उसके अंदर आपने ये वाला एप्लीकेशन का नंबर उसमें डालना होता है। D-160 का जो नंबर आता है टॉप पे, वो आपने डालना होता है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। अच्छा, D-160 फॉर्म के बारे में मुख्तलिफ जो चीज़ें मेरे ज़हन में थी, मैंने उसको फॉर्म को फिल किया। फिल करने के बाद उसको वो उसकी फिर 1 महीना टाइम होता है उसका। 1 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, लेकिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सपायर नहीं होता। अगर आप अपना D-160 फॉर्म फुली फिल कर लेते हैं, लेकिन आपको डाउट है कि आपने उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं डाली जो डालनी चाहिए थी, या आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप D-160 फॉर्म को दोबारा भी फिल कर सकते हैं और उसका एप्लीकेशन नंबर आप दोबारा उसमें डाल सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। अब आपने ये करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आप फिल करते हैं तो उसके बाद आपको एक डेट जनरेट हो जाती है कि अपॉइंटमेंट डेट। उस अपॉइंटमेंट डेट को आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। अब उसको कितना रीशेड्यूल कर सकते हैं, उसको आप सिर्फ टोटल 3 दफ़ा, एक दफ़ा तो आपको मिल गई डेट, दूसरी दफ़ा 2 टाइम आपके पास रह जाते हैं और उसको आपने रीशेड्यूल करना होता है। रीशेड्यूल के लिए भी बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई है, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं कि रीशेड्यूल कैसे करते हैं। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि रीशेड्यूल करने के लिए पाकिस्तानी टाइम में आपको रात के टाइम, रात को 3-4 बजे अगर आप करेंगे तो आपको आसानी से डेट जो है वो आपकी रीशेड्यूल हो जाती है। मेरे वाले केस में ऐसे था कि मैंने सबसे पहले जब मैं कनाडा गया तो कनाडा जाके मैंने उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया, तो मुझे मिली वैंकूवर की डेट। वैंकूवर की जो डेट मिली थी, और वैंकूवर जहाँ पे मैं रह रहा था ओंटारियो में, वहाँ से वैंकूवर बहुत दूर था। एक तो ये डाउट ख़त्म हो गया। लोग कहते हैं कि जी अगर आप फॉरेन कंट्री में हो तो आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अप्लाई किया और हुआ, और मुझे वहाँ पे डेट भी मिली। लेकिन वहाँ पे एक प्रोसेस ये है कि अगर आप वहाँ पे आपको डेट मिल जाती है तो तब तक आपने फ़ीस नहीं जमा करवानी होती जब तक आपका वीज़ा नहीं लग जाता। लेकिन पाकिस्तान में ये सिलसिला है कि आपको जब तक फ़ीस नहीं जमा कराते आपको डेट नहीं मिलती। आपने फ़ीस जमा करा दी, एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है टोटल फिल करने के बाद, उसके बाद आपको ईमेल आएगा कि आपका जो है वो फॉर्म सबमिट हो गया है, एप्लीकेशन हो गई है, अब आप रीशेड्यूल जब भी करना चाहें उसको कर लें। मैंने अगस्त में, पिछले साल अगस्त में, 2022 अगस्त में मैंने उसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया। फिल करने के बाद सबमिट करवा दिया। D-160 का फॉर्म का नंबर उसमें लिख दिया, और उसके बाद जब वो एप्लीकेशन चली गई मैंने उसे रीशेड्यूल किया उस वक्त। अच्छा, ये सारा कुछ प्रोसेस जो है मैंने कनाडा में बैठ के पाकिस्तान में उसको अप्लाई किया था, और फिर पाकिस्तान में ही मैंने फ़ीस सबमिट करवाई थी। लेकिन मैं अपनी रीशेड्यूलिंग कनाडा में करता था। एक मुझे एडवांटेज ये मिला है कि कनाडा का टाइम पाकिस्तान के जो रात के 3-4 बजे होते हैं, कनाडा में उस वक़्त शाम के 6 बजे होते थे। तो मुझे आसानी थी, शाम 6 बजे मैंने उसको करना एडजस्ट। तो मुझे डेट जो थी, वो पहली डेट जो मिली वो जुलाई की मिली थी, 2023 जुलाई की। लेकिन मैंने जब उसे रीशेड्यूल किया, रीशेड्यूल में वो मुझे मिल गई अप्रैल की। जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो पाकिस्तान में आके फिर मुझे दोबारा ऑटोमेटिकली, अब मैंने रीशेड्यूलिंग नहीं की, लेकिन मुझे मेल आ गई। इसका मतलब ये है कि आपको मेल आ सकती है, रीशेड्यूल करने के बगैर भी आपकी डेट जो है वो पहले आ सकती है। मुझे 2023 की फरवरी की डेट मिल गई। 2023 फरवरी में मैं गया, जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके वहाँ पे पहुँचा हूँ। अच्छा, एक बात और मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है कि मैंने अमेरिका का वीज़ा तो अप्लाई कर दिया था,
लेकिन जब मैं एम्बेसी में पहुंचा तो एम्बेसी का एक एक्सपीरियंस जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, इंटरव्यू वाला भी और ये सब कुछ भी। तो मेरे देखने में ये चीज़ आई, जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो मैं अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट वाला लेटर नहीं लेके गया था, जो मुझे मेल आई थी वो लेके लाजमी जाना अपॉइंटमेंट वाला लेटर। जिसकी मुझे फिर जहमत ये हुई कि मैंने वहीं से फिर एक कंप्यूटर वाला बैठा हुआ था, वहाँ से निकला ही मैं डिस्टर्ब हुआ थोड़ी देर के लिए। दूसरा काम ये था कि मैं वहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट नहीं लेके गया था, वो जो मैंने रसीद सबमिट कराई थी। मुझे तो ये था कि ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है और कोई ख़ास बताने वाला भी नहीं था, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें आपके आगे क्लियर कर रहा हूँ कि आपने एक तो अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना है, दूसरा आपने जो एप्लीकेशन जब जमा करवाई थी तो उसकी जब फ़ीस सबमिट कराई थी उसकी रसीद लाजमी लेके जानी है। लेकिन मेरे जो केस में मैं नहीं लेके गया था, बाई चांस ही ऐसे हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा, जबकि उन्होंने सबसे कहा कि अपनी अपनी रसीदें निकाल लें। और जब मेरी बारी आई, ये होता है इस तरह है कि आप मेन अवैसी में जाते हो तो वहाँ से आपको एक शटल सर्विस अंदर लेके जाती है, और जो शटल सर्विस से पहले आपसे डॉक्यूमेंट पूछते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट क्या है और कितने बजे है, और अपने डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट सच मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक पासपोर्ट था और मैं एक एफपीआर का सर्टिफिकेट लेके गया था, एफपीआर की स्टेटमेंट जो लास्ट ईयर की थी, कि शायद वो मुझसे पूछ लें। जब आप D-160 फॉर्म फिल करते हैं तो वो आपसे ये बात कहते हैं कि आप अपने केस को मजबूत करने के लिए आप हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेके आएँ। लेकिन मुझे तो इतनी ज़रूरत नहीं थी, मैं जो मेरे पास था मैं वही वो एफबीआर का कोई स्टेटमेंट नहीं मैं लेके गया, किसी किसी बैंक स्टेटमेंट तो मैं बिल्कुल ही कोई नहीं लेके गया, अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी मैं कोई नहीं लेके गया। जो कुछ मैंने D-160 में अपने बारे में फिल किया था वही था। इसके अलावा मैं वहाँ से जब शटल सर्विस के ज़रिए पहुँचा हूँ तो वहाँ पे एम्बेसी के अंदर जाने से पहले एक विंडो होती है। उस विंडो में आपको वो लगाते हैं नंबर के, आपका अपॉइंटमेंट नंबर, जो अंदर जो इंटरव्यू होगा वो नंबर कौन सा है। वो लेने के बाद वो जब वो लेने लगा तो उन्होंने मुझसे, वैसे सबसे उन्होंने कहा कि भई अपनी अपनी रसीदें निकाल लें, जो आपकी रसीदें हैं जिसमें आपने फ़ीस सबमिट करवाई है। लेकिन बाई चांस जब मेरी बारी आई तो वहाँ लाइन में खड़ा हुआ एक शख्स, उसने मेरे डॉक्यूमेंट पकड़े और जाके विंडो में दिए, उसने मुझे अपॉइंटमेंट की रसीद दी और मुझे कहा जाए। मैं अंदर चला गया, अंदर जाके सारे लोग बैठे हुए थे और मुझे, हाँ, जब वो पहली विंडो है वहाँ पे वो पूछते हैं कि आपने इंटरव्यू उर्दू में देना है या इंग्लिश में देना है। इन मेरे केस में मैंने कहा कि जी मैंने उर्दू में ही देना है। उसकी एक रीज़न ये थी, वहाँ पे आप ये चीज़ भूल जाएँ कि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप पंजाबी बोल सकते हैं, आप पंजाबी बोलें, आप उर्दू बोल सकते हैं, आप उर्दू बोलें। मैंने कहा जी मैंने उर्दू में इंटरव्यू देना है। उन्होंने मुझे ख़ैर ऊपर भेज दिया, एम्बेसी के ऊपर वाली एक जगह थी, वहाँ पे वो डाइसेस वगैरह वो काउंटर बने हुए हैं। बेसिकली इंटरव्यू इस तरह नहीं होता कि एक टेबल के आगे बंदा बैठा हुआ है और बाकी 2-4 बंदे उसके इर्द-गिर्द हैं जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हैं तो एक काउंटर लगा होता है, वहाँ पे आप पैसे जमा कराते हैं। इसी तरह वो एक विंडो थी और उस विंडो के ऊपर एक खातून बैठी हुई थी। जब मेरी बारी आई तो उसने पूछा कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? अब ये वो सवाल हैं जो आपको ख़ास तौर पे ज़हन में और याद रखने चाहिए। और ये हर किसी केस में यही क्वेश्चन आते हैं, कोई दावा ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। ये सारा कुछ मैंने देख लिया है। ऐसे ही लोग कहते हैं ये होगा वो होगा, इस तरह के कपड़े पहन के जाए फलां। देखिए भाई, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपने एक अच्छा ड्रेस तो पहन के जाना है और वो आपका कल्चरल ड्रेस होता है, ठीक है। अब ये तो नहीं आप धोती कुर्ता पहन के चले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। खैर, वो जब मेरी बारी आई तो उस खातून ने पूछा कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? तो मैंने उससे कहा कि बेटर कन्वर्सेशन जो है ना, कि मैं ताकि अपनी जो है आपको कम्युनिकेट कर सकूं अच्छे तरीके से, तो मैं चाहता हूं कि मैं उर्दू में बात करूं। तो उसने कहा नो मैटर, कोई ऐसी बात नहीं। उसने फौरी तौर पे एक बंदे को इशारा किया, वो बंदा उसके पास आके खड़ा हो गया। उसने पूछा जी क्यों जाना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैंने वहाँ जाना है, सैर तफरी करनी है और उसके बाद मैंने कैनेडा मूव करना है। उसने ये चीज़ उसको बता दी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसने किया कि क्या आपने इसके अलावा किसी और मुल्क का सफ़र किया हुआ है? मैंने कहा हाँ जी मैंने किया हुआ है। ये क्वेश्चन वो हर किसी से करते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है? हाँ जी, हमारी ट्रैवल हिस्ट्री मेरी थी। मेरे केस में ट्रैवल हिस्ट्री मेरी कितनी थी, मैं अज़रबैजान गया हुआ था, मैं तुर्की गया हुआ था, दुबई गया हुआ था, सऊदीया गया हुआ था। उम्रा करने के लिए हर कोई बंदा, तकरीबन अक्सर लोग जाते हैं। दुबई भी हर किसी का चक्कर लग जाता है। लेकिन मेरी एडवाइस है कि अगर आप कभी दुबई जाएँ तो अज़रबैजान का, या अगर अज़रबैजान जान जाते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप वाया दुबई जाएँ। ख़र्चा उतना ही होता है लेकिन आपकी हिस्ट्री डबल हो जाती है। फिर वहाँ से उसने जो अगला क्वेश्चन है, फिर मैं वहाँ से तुर्की भी गया। जब मैं कनाडा जाने लगा तो मैंने तुर्की को साथ शामिल कर लिया।
अब मेरी वो भी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई, कनाडा की भी मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई। कनाडा में मैं 3 महीने स्टे किया और वहाँ से वापस आ गया, उसमें अपने व्लॉग शलाग बनाए और वापस आ गया। अब अगली जो बात उसने मुझसे पूछी कि आपके बिज़नेस में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, जो आप बिज़नेस करते हैं उसमें आपके कितने वर्कर हैं। अब हकीकत में मेरा जो बिज़नेस है वो होलसेल का बिज़नेस है, उसमें एक ही लड़का है। तो मैंने उससे कहा जी मेरे पास तो एक ही लड़का है, लेकिन मेरे पास मज़दूर काफ़ी सारे, क्योंकि मज़दूर ऐसे ही होता है ना कि जब आप होलसेल का बिज़नेस कर रहे हैं तो आप चिट देते हैं मज़दूर को जाके, यार वो गोदाम से फ़लाना सामान उधर से उधर पहुँचा दो। तो मैंने इसी तरह मैंने कहा जी मेरे 10-15 जो है वो मज़दूर हैं और उसके अलावा मेरा एक लड़का है जो मैनेजर है। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा आप कनाडा गए हुए हैं? मैंने कहा जी आपके पास पासपोर्ट है मेरा, उसको चेक कर लें, उसमें मेरी हिस्ट्री लिखी हुई है। अच्छा ठीक है, वीज़ा वैलिड है। अच्छा, उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? मैंने उसे बताया। फिर उसने पूछा कि जी आप जब जाएंगे तो पीछे घर में कौन कौन होगा? मैंने बताया कि मेरे पीछे घर में इस तरह जो मेरी फैमिली है वही होगी। उसने कहा ठीक है, योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड। बस इतने क्वेश्चन उसने मुझसे किए। अब इस चीज़ को ज़रा नोट कर लें प्लीज़ कि एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी ज़रूरी है। मेरे केस में मुझे उसने किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं पूछी। मेरे केस में उसने मुझसे किसी किस्म का कोई एफपीआर का लेटर, जब कोई मैं साथ लेके गया हुआ था एक एफपीआर की जो लास्ट टर्न थी, कोई नहीं पूछी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर बिल्कुल कुछ नहीं पूछा। लेकिन हर किसी के केस में ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ये था कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी, कनाडा का वीज़ा लगा हुआ था। और अगर आपका कनाडा का वीज़ा ये इस तरह का लगा, फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपके पास लाखों पैसे हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आप भूल जाएं कि इतनी आसानी से आप अमेरिका आ सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे उसने मुझे कहा कि आपका वीज़ा अप्रूव, तो करते क्या है वो एक ये वाला लेटर देते हैं आपको, योर वीज़ा हैज़ इज़ अप्रूव्ड। ये वाला, ये फिरोज़ी कलर का एक लेटर है कि आपका वीज़ा मंजूर हो चुका है, ये वाला। इसके बाद उसने मेरा पासपोर्ट रख लिया। पासपोर्ट उसने कहा जी आपको 3-4 दिन में पहुंच जाएगा, और वाकई मुझे वो 3-4 दिन में वो ये जो अपना असम्बली हाल है लाहौर में, उसके साथ एक पीआईए का ऑफिस है और वहाँ पे मैंने अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया। उस पासपोर्ट में जो मेरा वीज़ा लगा हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें एक ख़ास चीज़ जो मुझे लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं, और वो जब क्वेश्चन पहली दफ़ा किसी ने किया था मुझे कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने कहा कि आपकी तस्वीर के नीचे स्टार्स कितने लगे हुए हैं? फिर मैंने उसे सर्च किया तो एक स्टार का मतलब है कि यू आर फुली क्लियर्ड। 2 स्टार का मतलब है कि वो आपको अमेरिकन इमिग्रेशन बॉर्डर पे इमिग्रेशन वाले आपसे क्वेश्चन ज़्यादा कर सकते हैं, आपको ज़्यादा डीप तरीके से पूछ सकते हैं। तो मेरे केस में जब मेरा वीज़ा लगा है तो उसमें मेरा एक ही स्टार लगा था। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं कि मेरा पासपोर्ट तकरीबन एक्सपायर होने वाला था, और इस केस में ऐसे है कि आपका 6 महीने का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए पीछे। लेकिन मेरी चूँकि फरवरी की आ गई थी अपॉइंटमेंट और मेरा दिसंबर में ख़त्म हो रहा था, तो मैंने चला गया और उन्होंने मुझे 5 साल का मल्टीपल वीज़ा मुझे लगा दिया। और ये जो 5 साल का मल्टीपल वीज़ा लगा है, इसके ऊपर जो मेरे टिक लगा है इसमें, वो लगा है जी ये ये एक स्टार, ये एक स्टार लगा हुआ है। जिन लोगों के 2 स्टार लगते हैं वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं जा सकते, ये वो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब मेरे केस में कैसे है, मैं किस तरह यहाँ का इमिग्रेशन प्रोसेस मैंने कैसे तय किया, बार 4 दिन बाद मुझे मेरा पासपोर्ट आ गया। अब ये है कि जो अगला प्रोसेस है, मुझे जेन में जब मैं कनाडा जा रहा था, कनाडा जाते हुए मैं 10 दिन के लिए तुर्की रुका था। जब तुर्की से मैंने कनाडा की फ़्लाइट पकड़नी थी, ये सारी बातें मैं आपको सॉरी इसलिए बता रहा हूँ, आपका थोड़ा सा टाइम तो ज़ाया होगा, ताकि वो लोग जो छोटी-छोटी बातें रह गई हैं, जो लोग अमूमन वीडियोज़ में नहीं बताते, मैं आपको वो अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बता रहा हूँ। तुर्की एयरपोर्ट पे अगर आप 10 दिन स्टे करते हैं और जब आप पहली दफ़ा कनाडा जा रहे हैं या पहली दफ़ा अमेरिका जा रहे हैं, तो होता क्या है कि वहाँ पे तुर्की इमिग्रेशन वाले आपसे बहुत क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत से मुराद ये है कि उस वक्त कनाडा में एंट्री करने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, आपको एक लाइन, वो कैट जो है एप्लीकेशन है, वो एक एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती है। अब वो ऐसा नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने मुझसे कहा जी आप क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा जी मैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मेरे वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उन फैमिली मेम्बर्स का आपको एड्रेस बताएं। मैंने एड्रेस बता दिया। उन्होंने कहा जी उनका पीआर कार्ड मंगवाएं। मैंने कहा अब एयरपोर्ट के ऊपर मैं कैसे कार्ड मंगवा सकता हूँ, यहाँ पे तो वाईफाई भी नहीं है, और वाईफाई जितना था वो मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो बहरहाल मैंने किसी बंदे से वहीं पे
लेके नेट थोड़ा सा लेके तो मैंने पीछे मैसेज किया, तो मुझे फ़ौरी तौर पे वो आ गए उनका पीएल। तो फिर उसने कहा जी ठीक है, हम सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि कैनेडा बॉर्डर पे आपसे पूछेंगे। अब कैनेडा बॉर्डर की सूरत-हाल क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं पूछा। उधर गया, उन्होंने कहा जी कहाँ जाना है? मैंने कहा जी इस तरह मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स के पास जाना है। ठीक है, नॉट इश्यू। इतने अच्छे लोग हैं एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन वालों ने बिल्कुल किसी किस्म के अननेसेसरी सवाल बिल्कुल नहीं किए। आप कितनी देर स्टे करेंगे? ये हर कोई पूछता है, आप कितनी देर स्टे करेंगे? मैंने कहा मैं उस वक़्त 3 महीने के लिए, मैंने 3 महीने स्टे करना है। उन्होंने कहा नो इश्यू। बस अब मैं बाहर आ गया, अपना सामान लिया और बाहर। ये थी एक टोटल स्टोरी। अब फर्दर स्टोरी है कि अमेरिका यहाँ पे मैं जो पहुँचा हूँ, ये मैं कैसे पहुँचा हूँ और यहाँ पे इमिग्रेशन में क्या-क्या क्वेश्चन होते हैं और उसका फ़्लाइट एक्सपीरियंस कैसे है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आपकी मेहरबानी, इतना टाइम देने का शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दूँगा और अमेरिका की सैर भी करवाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।